Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। चलिए, तो जैसा स्क्रीन पे आप लोग को सभी को विजिबल होगा ना, पावर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर। तो ये जो सब्जेक्ट है पावर इंजीनियरिंग, ये एक्चुअली में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये 5 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है पावर इंजीनियरिंग का। 5th सेमेस्टर में आपका है डियर पावर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में, मतलब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। पहले तो एसबीटीई था, तो एसबीटीई 2016 टाइम, जैसे 2016 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइम एक्चुअली में जेयूटी नहीं बना हुआ था, ये एसबीटीई से ये रन करता था आपका झारखंड का, जो भी ये पॉलिटेक्निक वाला था, बीटेक, ये सब आपका एसबीटीई से रन करता था। तो खैर, तो 2016 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2015 का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तब जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, पावर इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो उसमें आपको 2014 भी मिल जाएगा। 2014 से स्टार्ट किए हम, और 2015 भी मिल जाएगा। ये 2016 डिस्कस कर रहे हैं हम। 100% ये फुल गारंटी देते हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव वाला ना, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये 100% श्योर रहिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में भी काफ़ी मदद करेगा, यहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ों में ब्रीफली एक्सप्लेन करने में वो सब भी मदद करेगा। क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर जो स्टूडेंट देख लिए होंगे 2014-15 का, तो उन लोग को ये अंदाज़ा लग गया होगा कि सच में जो है वो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बाहर निकल रहा है। क्योंकि डायरेक्टली हम ABCD टिक नहीं कर रहे, बल्कि क्यों हुआ, क्यों यही ऑप्शन हुआ, यहाँ तक हम बातें कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2016 का क्वेश्चन। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में भी 10 पूछा था। अभी करेंटली जो है ना वो 8 ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे 2022 में जो है वो 8 ही ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो 8 ही ऑब्जेक्टिव भी करेंटली ऐसा ही, मतलब कुछ पैटर्न है कि 8 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। लेकिन पहले जो है ना वो SBT के टाइम में 10 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो खैर देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आप बहुत सारा क्वेश्चन ना मिलता जुलता रहेगा, जो ऑलरेडी 2014 में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी 2015 में पूछा जा चुका है, उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन चूज करना है। कभी भी ना आप ऑप्शन चूज करने में एकदम गलती नहीं करेंगे, एकदम सही ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से सॉलिड मार्क्स आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पहला है, इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल साइकिल देन, यदि आप पेट्रोल को डीजल साइकिल में यूज कर लेते हैं, कहने का मतलब सिंपली है कि पेट्रोल फ्यूल डीजल इंजन में डाल देते हैं। डीजल साइकिल मतलब क्या, डीजल इंजन के लिए है भाई। डीजल साइकिल जो है वो कौन इंजन के लिए है, तो आप कहेंगे सर डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है। और पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे, पेट्रोल साइकिल नहीं, ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन जिस साइकिल पे वर्क करता है डियर, उसका नाम है ऑटो साइकिल। निकोलस अगस्त ऑटो, उनका ये दिया हुआ साइकिल था, है ना। वो साइकिल के बारे में ऑलरेडी पूरा डिटेल डिस्कशन जो है ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2014-15 का डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप जा करके जरूर देखें, वो सब प्ले लिस्ट में जा करके वो आपको मिल जाएगा वो सब लेक्चर, या फिर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे, है ना। तो देखिए, पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल साइकिल, तो क्या होगा यदि पेट्रोल डाल दे डीजल में। अब बात ऐसा भी है ना कि यदि डीजल डाल दे पेट्रोल में, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि डीजल डाल दे यदि पेट्रोल में तो क्या होगा, डीजल डाल दे पेट्रोल में तो क्या होगा, ये भी तो है। लेकिन खैर यहाँ पेट्रोल का बात है। हम आपको बता देना, यदि आप पेट्रोल इंजन में, जैसे कि आप हेवी व्हीकल्स जो है ज़्यादातर डीजल इंजन, ज़्यादातर क्या डीजल इंजन पे आपका ऑपरेट होने वाला होता है। हेवी व्हीकल जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, लोकोमोटिव हो गया। लेकिन जो लाइटर व्हीकल्स है ना, जैसे आप बाइक के समय, बाइक में डीजल से चलने वाला नहीं देखे होंगे, क्योंकि डीजल इंजन का वाइब्रेशन ज़्यादा है, पेट्रोल इंजन का वाइब्रेशन कम है। मेन वाइब्रेशन का रीजन होता है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो हम क्लासरूम में ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो खैर, तो यदि आप पेट्रोल इंजन में डीजल डाल देंगे, मतलब बाइक में मान लीजिए गलती से आप डीजल डाल दिए, बाइक में गलती डीजल डाल दिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होगा ना, स्टार्ट ही नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यदि आप पेट्रोल वाला में डीजल डाल दिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कुछ खास नुकसान का ऐसा दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम कैसे आएगा, गाड़ी स्टार्ट होगी तब ना प्रॉब्लम आएगा।
गाड़ी जब स्टार्ट ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, है कि नहीं है। तो पेट्रोल वाला इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बात कि स्टार्ट ही नहीं होगा जब आप डीजल डाल देंगे। क्यों नहीं होगा स्टार्ट भाई, तो स्पार्क प्लग रहता है पेट्रोल इंजन में, डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता है डियर। तो स्पार्क प्लग जहाँ पे स्पार्क करता है ना उस जगह को जाम कर देगा, क्योंकि डीजल जो है ना, आप देखे होंगे डीजल जो है गाढ़ा होता है, मतलब डेंसिटी डीजल का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। गाढ़ा होने का मतलब यही है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या कर देगा ना, जाम कर देगा। जैसे कि अब डीजल कैसे, आप लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं ना पेट्रोल इंजन में, अब देखते होंगे मोबिल ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं आप। तो इंजन ऑयल वगैरह जो आप फील करते हो कैसा होता है, गाढ़ा टाइप से होता है कि नहीं डियर। तो वैसे ही आपका डीजल भी रहता है, आप देखे होंगे डीजल को, डीजल पेट्रोल आप देखे होंगे दोनों गाढ़ा रहता है बिल्कुल भी डीजल। तो क्या कर देगा ना, जाम कर देगा स्पार्क प्लग को, तो स्पार्क कर ही नहीं पाएगा, स्पार्क ही नहीं करेगा तो इंजन स्टार्ट कैसे होगा, तो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और भी कुछ हम बातें कर लें तो एक ना फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट आप केमिस्ट्री में कभी सुने होंगे। तो यदि आप फ्लैश पॉइंट बात करेंगे ना, मान लीजिए पेट्रोल का, P4 पेट्रोल, तो पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट AFP मतलब फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है ना, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है ना, फ्लैश पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, ये लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे चीज़ें इग्नाइट कर जाएगा, मतलब आग पकड़ लेगा, जिस पे आग पकड़ लेगा, समझ रहे हैं ना। तो आग पकड़ लेगा तो जो पॉइंट होता है ना उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, नाम से फ्लैश, आग पकड़ लेगा, तो वो मिनिमम और लोवेस्ट टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। पेट्रोल का जो होता है ना डियर, वो आग पकड़ सकता है, देखिए कितना में, इतना में भी आप, हाँ लेकिन एक चीज़ याद रहे, आग पकड़ लेगा, अपने आप नहीं, अपने आप नहीं, फ्लैश पॉइंट में समझिएगा आप उसको, मतलब कि इतना टेम्परेचर रहेगा और उसको आप स्पार्क देंगे, उसको आप चिंगारी देंगे तब आग पकड़ेगा, ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो फ्लैश पॉइंट में चिंगारी देना जरूरी है। फ्लैश पॉइंट जो है ये लगभग इसका -40 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 41-42 ऐसा भी लिखता है बुक में, मान लीजिए -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस है इसका, ठीक है ना, -40 डिग्री सेल्सियस है इसका। और यदि हम बातें करें किसका, डीजल का, D4 डीजल, तो डीजल का जो फ्लैश पॉइंट है ना वो आपका है माइनस लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। डीजल का जो फ्लैश पॉइंट है वो लगभग है -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डीजल का जो है वो -50 डिग्री सेल्सियस है आपका फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पे हम बातें करें फ्लैश पॉइंट, अब क्या है फ्लैश पॉइंट, अभी आपको हम बता दिए थे ऐसे, है ना। फ्लैश पॉइंट के बारे में हम अभी आपको बताए भी कि फ्लैश पॉइंट क्या चीज़ है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन आपका ना, मेरे पेन चलता नहीं है ना कभी कभार। अच्छा पेन चलने, अरे ओ सॉरी, क्या लिख दिए, माइनस में लिख दिए, सॉरी माइनस नहीं, माइनस नहीं होगा इसमें, मतलब कितना 50 डिग्री से, सॉरी सॉरी सो सॉरी, कितना पेट्रोल का देख रहे हैं माइनस में है, माइनस लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। और डीजल को जरा देखिए, डीजल को जरा देखिए कितना है, डीजल का प्लस में, मतलब ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा में तो होगा ही ना, 50 डिग्री ज़्यादा में, तो मान के चलिए 50-52 डिग्री सेल्सियस ये होता है डीजल का फ्लैश पॉइंट। डीजल का ये जो होता है ये आपका फ्लैश पॉइंट होता है। तो आपको हम यहाँ पे फ्लैश पॉइंट आपका डीजल का, पेट्रोल का यहाँ पे बता दिए हैं। अब थोड़ा सा और समझते देखिए, यानी समझ रहे हैं ना, पेट्रोल कितना जल्दी आग पकड़ लेगा और डीजल को देख रहे हैं कितना 50 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए स्पार्क प्लग स्पार्क कर भी जाए भाई, तो पेट्रोल में आप डीजल डाले कहाँ से जलेगा, 50 डिग्री है। कंप्रेशन एट द लास्ट स्टेज ऑफ कंप्रेशन, स्पार्क प्लग स्पार्क करते ही बात आप जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले सक्शन होता है उसके बाद कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन आपका जो होगा
वो आपका कंप्रेशन में उतना ज़्यादा टेम्परेचर ही नहीं राइज कर पाएगा कंप्रेशन में, क्योंकि गर्म होता है फ्यूल, चार्ज गर्म होता है। 50 डिग्री होगा तब ना, 50 डिग्री नहीं होगा, फ्लैश पॉइंट पर आ ही नहीं पाएगा। तो चलिए खैर, एक ये दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है ना, स्टार्ट नहीं होगा। एक लाइन में आप पूछे ना, स्टार्ट नहीं होगा। और एक है बड़ा बात कि दिक्कत बहुत सारा है कि पेट्रोल जो है ना, वो आपका सुने होंगे एयर के साथ मिक्स होता है, जो कि कार्बोरेटर में होता है, और ये मिक्स होकर के आता है आपका इंजन के अंदर। लेकिन डीजल इंजन में सबसे पहले ओनली एयर आता है, मिक्स होकर के डीजल नहीं आता। डीजल एट द लास्ट स्टेज ऑफ कंप्रेशन में फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट करता है आपका डीजल, लेकिन पेट्रोल इंजन में मिक्स होकर के आता है। तो पेट्रोल जैसे एयर के साथ मिक्स होता है ना प्रॉपरली, डीजल नहीं मिक्स होता है प्रॉपरली, एयर के साथ मिक्स ही नहीं होता है। पलट यहां से ही दिक्कत आएगा। तो खैर कुल मिलाकर के स्टार्ट नहीं होगा। ये पेट्रोल इंजन का बात किया, का स्टार्ट नहीं होगा। अब एक चीज़ और भी होता है, इसका हम थोड़ा चलते चलते बता भी दे थोड़ा सा, कि ये पेट्रोल और डीजल का हुआ एक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है, सेल्फ इग्निशन या फिर ऑटो इग्निशन बोलते हैं। सेल्फ इग्निशन कभी पूछ दे आपको, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, या फिर इसी को बोलते हैं ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक वाला। तो ये होता है ना, ये टेम्परेचर एक ऐसा है जिससे आपका फ्यूल जो है ना स्पॉन्टेनियसली अच्छे से जलता रहेगा। मतलब विदाउट स्पार्क प्लग, आप समझे, विदाउट कोई इग्नाइट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा उसको, उसके बिना ही ये ऑटो इग्निशन, समझ रहे हो अपने आप। तो देखिए पेट्रोल का जो होता है ना, पेट्रोल के लिए P4 पेट्रोल, तो पेट्रोल का जो होता है ये लगभग आपका होता है 250 से 280 डिग्री सेल्सियस, और डीजल का जो होता है ना, वो डीजल का लगभग 210 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब डेटा को याद रखेंगे, ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है। खैर, तो अब आइए यहाँ पे पेट्रोल डाल दिया जाए डीजल में, ये पूछा है। हम डीजल डाल दे पेट्रोल में, बता दिए स्टार्ट नहीं होगा, तो वो बात तो पूछा नहीं है। अब अगला पे आते हैं। अब देखिए ये ना कम खतरनाक है। पेट्रोल में आप डीजल डाल देंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में, गलती से फ्यूल डल गया है। आप पूरा क्या करेंगे, टैंक को सर्विस सेंटर में ले जाएंगे, पूरा टैंक से आप पूरा फ्यूल को खाली करवाएंगे, डीजल को, और भी उसका पाइपलाइन में जो गया होगा सब पूरा क्लीनिंग करवाएंगे, चीज़ें फिर ऑन द वे हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि डीजल में पेट्रोल डल गया, डीजल इंजन में पेट्रोल डल गया, मुद्दा समझ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। ये एकदम खतरनाक चीज है। अब यहां लिख दें हम हिंदी में, खतरनाक। ये खतरनाक है, मतलब कि भाई ऐसा दिक्कत आएगा ना कि आप यदि पेट्रोल डाल दें डीजल में, स्टार्ट कर दिए, गाड़ी स्टार्ट भी कर दिए, गलती से आपको पता ही नहीं चला। जैसे कि बहुत सारी गाड़ियां जो है ना, आप देखे होंगे 4 व्हीलर में बहुत सारी गाड़ियां जो है दोनों फ्यूल पे बेस्ड है। पेट्रोल पे भी सेम, एकदम मॉडल सेम, बाहर से सब कुछ सेम, पेट्रोल पे भी बेस्ड है और डीजल पे भी बेस्ड है, ऐसा है। अब गलती से बहुत लोग जो है ना, वो बिल्कुल साहब जैसा गाड़ी में बैठे रहते हैं, और फिर इधर ही से बोलेंगे भाई 2000 का पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, मतलब जो भी है फ्यूल डाल दो, ऐसा टाइप से, और एकदम मोबाइल टिपते रहेंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे साहब जैसा। अब वैसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आएगा, मान के चलिए कि वही मॉडल की गाड़ी जो है डीजल से भी या पेट्रोल से भी, अगला को उतना नॉलेज नहीं है, जो पेट्रोल डाल रहा है या डीजल वहाँ पे पंप पे जो काम कर रहा है उतना उसको नॉलेज नहीं है। अब मान लीजिए आप फ्यूल वाला टैंक ओपन कर दिए, वो डाल दिया गलती से डीजल के अंदर, पेट्रोल डाल दिया, वो डीजल वाला मॉडल था लेकिन पेट्रोल डाल दिया गलती से। आप मान लीजिए आपको पता भी नहीं चला, आप सीधा चाबी दबाए, स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। अब आगे जैसे बढ़ेंगे ना, गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी। इस समय तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी ना, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यदि पेट्रोल डाल देंगे डीजल में, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गाड़ी स्टार्ट होगी ना, धड़ल्ले से खराब भी कर देगी, पूरा पिस्टन वगैरह को टूट सकता है, क्रैक आ सकता है, कनेक्टिंग रॉड आपका टेढ़ा हो सकता है, क्रैंक वगैरह पे आपका झटका आ सकता है। कहेंगे कैसे, वो समझिए अब कैसे। सबसे बड़ी बात कि डीजल जो होता है ना, वो लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ये बात को समझिए, पेट्रोल लुब्रिकेशन का काम नहीं करता है। डीजल जो है ना, डीजल फ्यूल, उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है डियर कि वो लुब्रिकेशन का भी काम करता है इंजन में। मतलब इंजन में इंजन ऑयल अलग से नहीं डालना होता है डीजल इंजन में। डीजल इंजन में डीजल ही इटसेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में हमारा पेट्रोल के साथ अलग से जो है इंजन ऑयल भी हम लोग डालते हैं। आप देखे होंगे बाइक वगैरह हम डालते हैं, वो अलग से डालते हैं, वो लुब्रिकेशन का काम करता है, क्योंकि पेट्रोल लुब्रिकेशन का काम बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो पहले तो आप लुब्रिकेशन खत्म होगा, आपका जो पार्ट्स, मूवेबल पार्ट्स है, जहां पे लुब्रिकेशन के लिए ये डीजल ऑयल फ्लो कर रहा है,
वो आपका क्या करेगा, पेट्रोल फ्लो कर जाएगा। तो पेट्रोल फ्लो कर जाएगा, तो पेट्रोल फ्लो कर जाएगा उस कंडीशन में जो है वो पार्ट्स क्या होगा, खराब होगा, डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, वहाँ पे आपका हीट जनरेट होगा, पार्ट्स में क्या होगा, वियर टियर हो जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं है। लुब्रिकेशन क्या करता है, तो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, इंजन को कूल रखने का काम करता है। लेकिन ये पेट्रोल डल गया है तो पेट्रोल तो कूल नहीं रखेगा और आग पकड़ लेगा, आग भी लग सकता है पूरा गाड़ी में। और पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट भी कम है, देख रहे हैं माइनस में है, डीजल का प्लस में है, सॉरी उसमें माइनस लिख दिए थे पहले, डीजल का प्लस में है, लगभग 50 डिग्री मिनिमम है, उससे ज़्यादा ऊपर अब जहाँ बढ़े, और उसका क्या है, माइनस में। मुद्दा को समझ रहे हैं क्या, एक तो लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा, इससे दिक्कत। और क्या होगा दिक्कत, तो दिक्कत क्या होगा ना कि ऑटो इग्निशन आपका जो है ना, देखिए क्या होगा, पेट्रोल का देख रहे हैं ना, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है कुछ भी आपका 250 280 डिग्री सेल्सियस इस तरह से है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आने लगेगा ना डियर, यहाँ पे जो दिक्कत आप लोग को आना स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो दिक्कत आना स्टार्ट होगा ना, और क्या होगा देखिए, जैसे कि आपका सुने होंगे सबसे पहले एयर जाता है, डीजल इंजन का बात हो रहा है, डीजल में पेट्रोल डाला उसका बात है ना, डीजल सबसे पहले डीजल इंजन में क्या जाता है, एयर, तो एयर गया, एयर अब कंप्रेस हो रहा है, अब जैसे लास्ट स्टेज ऑफ कंप्रेशन रहता है, एयर पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, एयर के गर्मी से ही, एयर का हीट से ही, एयर का जो हीट है उसी से आपका डीजल फ्यूल जैसे इंजेक्ट करता है इंजन के अंदर, वैसे डीजल आपका बर्निंग डीजल का स्टार्ट हो जाता है कि नहीं है। तो एयर आपका कंप्रेस हो रहा है, अब आपका डीजल इंजन में पेट्रोल डल गया है, तो अब किसका स्प्रे होगा, फ्यूल इंजेक्टर से कौन आएगा, डीजल या पेट्रोल। आप कहेंगे सर गलती से पेट्रोल डल गया, पेट्रोल स्प्रे करेगा, तो पेट्रोल स्प्रे करेगा डियर, क्या होगा ना कि इधर आपका पहले ही यानी कि एब नॉर्मल कंबसन हो जाएगा पेट्रोल का, पेट्रोल का अच्छा कंबसन नहीं होगा, एब नॉर्मल होगा, प्री इग्निशन हो जाएगा, पेट्रोल पहले ही फ्लैश पॉइंट बहुत कम है, पेट्रोल का बहुत कम है फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट कम होने की वजह से पेट्रोल फ्यूल का प्री इग्निशन भी हो जाएगा, एब नॉर्मल कंबसन होगा। और अब जानते भली बातें पूरा डिटेल में आप लोग को बताए हैं, एब नॉर्मल कंबसन खतरनाक है। एब नॉर्मल कंबसन से नॉकिंग होता है इंजन के अंदर, डेटोनेशन होता है इंजन के अंदर, और एब नॉर्मल कंबसन होता है ड्यू टू अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से एब नॉर्मल कंबसन होता है। तो एक हम यहाँ पे बहुत डिटेल तो नहीं कर सकते, लेकिन याद रखेंगे एब नॉर्मल कंबसन होने लगेगा जब डीजल इंजन के अंदर पेट्रोल डल जाएगा तो, और एब नॉर्मल कंबसन होने से अचानक से जो झटका है ना, वो आपका पिस्टन कनेक्टिंग रॉड पे बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे आपका वो सब में क्रैक आ सकता है, टूट सकता है आपका। यानी सीधा कहें एब नॉर्मल कंबसन, और एब नॉर्मल कंबसन क्या प्रोड्यूस करता है, नॉकिंग डेटोनेशन इंजन के अंदर, जो अच्छा चीज नहीं है। तो यानी कि आप कहें एक लाइन में, तो इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल साइकिल तो क्या होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, लो पावर विल प्रोड्यूस, ये सबको तो छोड़िए, एफिशिएंसी विल लो, बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है डियर, हायर नॉकिंग विल अकर, नॉकिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अब कहेंगे सर ऐसा गलती हो गया और पता चल गया तुरंत, पेट्रोल पंप पे ही पता चल गया कि हमारा गाड़ी में जो है वो डीजल की जगह पेट्रोल डल गया, क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ऑन ना करें, इंजन ऑन ना करें, पहला मेरा सजेशन होगा इंजन ऑन ना करें डियर, और इंजन ऑन ना करें और क्या करें तो सर्विस सेंटर को कॉल करें, और बिल्कुल भी उसको गाड़ी को टो करके जो है उठा करके सर्विस सेंटर वाला ले जाएगा, फिर वहाँ उसको क्लीनिंग करेगा, तब जा करके इंजन स्टार्ट करें, नहीं तो इंजन आपको चेंज करना पड़ सकता है। पेट्रोल में डीजल डलने से बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन डीजल में पेट्रोल डल गया ना, पूरा इंजन ही आपका ख़राब हो सकता है, थोड़ा देर तक आप चला देंगे तो अब पता चलेगा नया इंजन लगाना पड़ेगा, पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, आग वाग भी पकड़ सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखें। इसके लिए एक दो जुगाड़ लगाएं कि आपका यदि सेम मॉडल का गाड़ी दोनों फ्यूल से चलने वाला आ रहा है ना, तो आप ज़रूर फ्यूल टैंक के बगल में या उसी पे लिखवा करके रखें पेट्रोल, डीजल लिखवा के रखें। आप देखे होंगे लोगों को वहाँ चिपका हुआ रहता है स्टिकर, तो स्टिकर जरूर चिपका, ऐसे कंपनी वाला ये सब काम आजकल कर रहा है, फिर भी आप नहीं भी हो ना तो स्टिकर चिपका के रखें,
कि डीजल पेट्रोल जो भी है, थोड़ा ताकि अगला का भी ध्यान रखे। और एक और भी है यहाँ पे सजेशन कि कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप अमीर है गरीब है, आप गाड़ी में बैठे करके फ्यूल डलवा रहे हैं, इससे क्या अमीरी पता चलता है भाई। थोड़ा उतर ले गाड़ी से और थोड़ा अपना पैर भी सीधा कर ले और जा करके सामने से फ्यूल डलवाए ना, क्या दिक्कत है, सामने से डलवाए, थोड़ा उतर करके पैर भी सीधा कर ले अपना, बाकी तो आपको गाड़ी चलानी ही है। तो ये सब कुछ ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ चीज़ें आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं लेक्चर देखने से। आइए तो आगे बढ़ते हैं, कहानी का आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम आपको और भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, फ्लैश पॉइंट ये सभी कभी पूछ दे तो आप यहाँ से कर सकते हैं टिक। कभी डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी मिलता है, जैसे कि अभी आ गया डेटा वाला क्वेश्चन। पूछा इस क्वेश्चन में कि स्पार्क प्लग गैप इज केप्ट फ्रॉम। स्पार्क प्लग का ना एक गैप होता है, स्पार्क प्लग का एक गैप होता है, तो स्पार्क प्लग का गैप कितना होगा। स्पार्क प्लग किस में होता है, तो आप सबसे पहले याद रखें ये डीजल में नहीं होता है, ये किस में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में कोई इंजन नहीं होगा पेट्रोल वाला जो बिना स्पार्क प्लग का है। हाँ, बिना कार्बोरेटर का अब आजकल आने लगा है जिसमें FI लिखा रहता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो कार्बोरेटर को हटाया है, स्पार्क प्लग नहीं, स्पार्क प्लग तो रहेगा ही। तो जो कार्बोरेटर में मिक्स होता था ना पेट्रोल और एयर, उसको हटाया था। आप कहेंगे मिक्स नहीं होता है क्या, मिक्स होता है, वो फ्यूल इंजेक्टर में ही ऐसा सिस्टम बनाया गया है। फोर्सफुली एक पंप लगाया गया है, फ्यूल पंप, वो फोर्सफुली जो है वो इंजेक्ट करवाता है, दोनों मिक्स होकर के ही आता है। खैर वो सब बातें कभी डिटेल में बाद में होगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है। स्पार्क प्लग का गैप कितना होना चाहिए स्पार्क करने के लिए। सोचिए ना, वेल्डिंग आप करते हैं तो देखते हैं वेल्डिंग का एक गैप भी रहता है, पूरा उसमें रॉड को ना टच नहीं करते, एक गैप मेंटेन रखते हैं आप और स्पार्क करना स्टार्ट कर जाता है कि नहीं, यानी कि करंट का फ्लो वगैरह होता है, स्पार्क करता है। वैसे ही यहाँ पे भी जो है ना वो आपका फ्लो वगैरह करने लगेगा। यहाँ पे भी वैसे ही ये डियर जो स्पार्क मतलब फ्लो वगैरह क्या करने लगेगा। तो ये बात को आप समझेंगे कि कोई जरूरी नहीं चिपका करके रखना, एक गैप होता है, जो गैप आप मेंटेन रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, जो गैप आप मेंटेन रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो वो जो गैप है ना वो याद रखेंगे, वो गैप कितना है, तो 0.3 mm से लगभग 0.7 mm, 0.3 mm से 0.7 mm। एक स्टूडेंट हमको इसके बारे में लिख करके भेजा था कि सर क्वेश्चन बैंक में जो है वो 0.4 से 0.9 mm दिया, वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर ले डियर, उसको आप करेक्ट कर लें, वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर ले, वो गलत दिया हुआ है, उसको एक बार करेक्ट कर ले। यानी 0.3 से 0.7 mm आप इसको याद रखें, 0.3 से 0.7 mm इस बात को याद रखें। और भी कुछ चलते फिरते आपको नॉलेज बता दें, कभी पूछ दिया जाए आपसे, शायद कभी पूछ दे, देखिए कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पार्क। देख रहे क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज का बात है, दी वोल्टेज, और ये कहाँ से मिलता है भाई, ये बैटरी से। दी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पार्क बिटवीन स्पार्क पॉइंट, PT मतलब पॉइंट, स्पार्क पॉइंट इन स्पार्क प्लग इज। तो याद रखेंगे कि PT मतलब यहाँ पॉइंट है बाबू, कि वोल्टेज कितना जरूरी है याद रखेंगे। तो वोल्टेज जो ज़रूरत होता है ना, ये एक्चुअली में 12 टू आपका 12 टू 15 किलो वोल्ट, 12 टू 15 किलो वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। 12 टू 15 किलो वोल्ट मतलब 12 टू मतलब 12 वोल्ट नहीं, 12,000। तो 12 किलो वोल्ट टू 15 किलो वोल्ट। किलो मतलब जानते हैं, इसी को आप कभी पूछ दो ऑब्जेक्टिव में ऐसा, 12,000 से लगभग 15,000 ये वोल्ट में रहेगा। तो इतना और मोर, आप और मोर भी कर सकते हैं। अब भाई ज़्यादा से क्या दिक्कत है कि नहीं है, तो इससे ज़्यादा, तो इस तरीके से बातें हैं। तो यदि आपका इस तरीके से कहीं कोई ऑप्शन में नज़र आए कि कितना वोल्टेज, तो आप 12 वाला को टिक करें, 12 से, है ना, 12 से लगभग 15, 15 से भी ज़्यादा, कहीं किसी बुक में आपको 2,000
सॉरी 2000 नहीं, 20,000, 25,000 इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखेंगे 15,000 से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा। तो ये आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन वोल्टेज से रिलेटेड हुआ। खैर यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्पार्क प्लग का गैप के बारे में, तो गैप जो है वो आपका 0.3 से 0.7 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द स्पीड ऑफ इंजन, तो देखिए ये बात को याद रखिएगा, एक्चुअली में स्पीड जो होता है ना डियर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडिकेटेड पावर का। इंडिकेटेड पावर आपको हम बता दें, इंडिकेटेड पावर जो होता है ना, उसी पावर से पिस्टन मूव करता है। तो फ्यूल बर्निंग के बाद मान लीजिए यहाँ पे फ्यूल का बर्निंग होगा तो m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा। ये हुआ, ये आप इसको कह सकते हैं पावर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, इतना अमाउंट मिलेगा पावर। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किलो जूल पर केजी होता है, m.f क्या होगा, केजी पर सेकेंड, है ना। अब इससे क्या मिलेगा, तो पिस्टन को एक पावर मिलेगा और पिस्टन नीचे आएगा। तो पिस्टन को जो पावर मिला उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, यानी टू दी पिस्टन। आप यहाँ पे लिख दें एक लाइन में, तो याद रखेंगे पिस्टन को। अब पिस्टन को मिलने के बाद पिस्टन क्या होगा, तो भाई आप कहेंगे पिस्टन क्या होगा, घूमने लगेगा। सॉरी पिस्टन क्या घूमेगा, यानी पिस्टन फोर्स लगा क्रैंक पर, ये घूमने लगेगा। तो क्रैंक साफ्ट के पास जो पावर होता है ना उसको बोलते हैं ब्रेक पावर, यानी क्या बोलेंगे आप, क्रैंक साफ्ट के बाद। एक शॉर्टकट बात। लेकिन जो फ्यूल बर्निंग से पावर मिलेगा वही आपको नहीं मिलेगा, धीरे धीरे लॉस होकर के मिलता है, धीरे धीरे आपका लॉसेस होता जाता है। तो एक हुआ फ्यूल बर्निंग से पावर, वो सबसे ज़्यादा पावर होगा डियर, वो सबसे ज़्यादा पावर होगा। मान के चलिए हम ग्राफ से दिखाए तो ये फ्यूल बर्निंग का हम दिखाए, बड़ा दिखाए, फिर आपका इंडिकेटेड वाला मिलेगा, फिर आपका ब्रेक मिलेगा। ठीक है, 3 ग्राफ दिखाए ना, सबसे बड़ा जो ऊंचाई में दिख रहा है फ्यूल बर्निंग का है, उसके बाद इंडिकेटेड का, उसके बाद ब्रेक का है, यानी धीरे धीरे लॉस होकर के आपको ब्रेक तक मिलेगा, आपको पूरा पूरी नहीं मिलेगा क्योंकि इंजन में लॉस होगा। तो आप याद रखेंगे, सोचिए ना, और स्पीड जैसे आप बढ़ाते हैं, आप कभी भी ना ये ध्यान रखिएगा, स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे ना तो फ्यूल कंजम्पशंस आपका बढ़ेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्यूल कंजम्पशंस आपका ज़्यादा होगा, यानी स्पीड जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे फ्यूल कंज्यूम उतना ही करेगा गाड़ी। अब फ्यूल कंज्यूम उतना ही करेगा तब तो पावर मिलेगा ना, तब तो स्पीड बढ़ पाएगा। स्पीड बढ़ाने के लिए पावर तो चाहिए, तो फ्यूल कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगा ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो ऐसा होता है। मॉडरेट स्पीड में जो है ना वो लगभग एक मॉडरेट फ्यूल कंजम्पशन होता है, तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा तब ज़्यादा पावर मिलेगा। अब ज़्यादा पावर मिलेगा तो वही हो गया ना बाबू, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर के बारे में कभी कोई पूछ दे तो इंडिकेटेड पावर जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है प्लैंक अपॉन 60। पी यहाँ पे जो है ना वो आपका है मीन इफेक्टिव प्रेशर, और मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है ना वो होता है वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन पर साइकिल, कितना वर्क हुआ, डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो पी ए मीन इफेक्टिव प्रेशर है, एल जो है स्ट्रोक लेंथ है, ए जो है वो आपका पिस्टन का एरिया है या फिर इंटरनल एरिया ऑफ किसका, पिस्टन एरिया ही बोलिए ना, पिस्टन एरिया है ए। और एन जो है, एन यहाँ पे है कितना आरपीएम पे घूम रहा है, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। और के जो है वो यहाँ पे के का वैल्यू लिया जाएगा, जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, इस तरह से 4 स्ट्रोक इंजन के लिए के का वैल्यू k/2 होता है, और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए के का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली हम लोग 1 ले लेते हैं। डायरेक्टली हम लोग 1 के का वैल्यू 1/2 लेंगे 4 स्ट्रोक के लिए, के का वैल्यू 1 लेंगे 2 स्ट्रोक के लिए। तो ये आपका आईपी का फॉर्मूला होता है। खैर ये सब आपको पढ़ाया हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं डियर, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन पढ़ाने में। तो खैर तो ये हो गया आईपी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था, इफ़ द स्पीड ऑफ द आईसी इंजन इंक्रीजेज तो इंडिकेटेड पावर में क्या असर होगा। तो याद रखिएगा इंडिकेटेड पावर इंक्रीजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंडिकेटेड पावर क्या होगा, इंक्रीजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडिकेटेड पावर, या फिर पावर बोले सिंपली। तो ये यहाँ पे लॉजिक हुआ। आगे बढ़ते कहानी को 4 नंबर क्वेश्चन पे, द मोर्स टेस्ट इज यूज्ड। देखिए प्रीवियस जो आपका 2015 में शायद पूछा था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2016 में। द मोर्स टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ। तो हम पहले भी बता चुके मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, हम बता चुके मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है। तो चलिए इसको याद रखिएगा, मोर्स टेस्ट मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, यानी एक से अधिक सिलेंडर होगा उसको मल्टी बोलेंगे। तो मल्टी सिलेंडर इंजन को आप टिक करें।
अगला है दी वर्क डन पर साइकिल, 73 कभी आपको बता दिए वर्क डन पर साइकिल टू दी स्ट्रोक वॉल्यूम। अब याद रखेंगे बच्चे, स्ट्रोक वॉल्यूम को जो है ना वो स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं, जिसको भी दिखाते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर होता है π/4 डी का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ होता है। डी यहाँ पे जो है वो पिस्टन डायमीटर है, मान लीजिए पिस्टन डाया है डियर, है ना, याद रखेंगे डियर। तो यानी कि आप कहेंगे कि सर इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर डी होगा सर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। बिल्कुल सही समझ रहे प्यारे, मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा। अब थोड़ा समझते, कभी कंप्रेशन रेशियो पूछ दिया जाए तो क्या होगा। देखिए कंप्रेशन रेशियो को आर से डिनोट किया जाता है, अलग अलग बुक में अलग होगा, हम आर से आपको डिनोट करना सिखाए हैं। और प्रेशर रेशियो को आप लोग को हम आरपी से डिनोट करना सिखाए हैं। तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है ना वो आपका होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम 2014 वाला लेक्चर में इसको हम बताए भी हैं। टोटल वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, और अपॉन क्या हो जाएगा क्लियरेंस। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ऐसा भी, यानी कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन से पहले वॉल्यूम जो होगा ऑब्वियस है टोटल वॉल्यूम होगा, आफ्टर कंप्रेशन जो वॉल्यूम बचेगा डियर वो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम ही बचेगा। तो सी मतलब क्लियरेंस है। तो ये हो गया कंप्रेशन रेशियो से रिलेटेड बातें। कंप्रेशन रेशियो का कभी वैल्यू पूछ दिया जाए, याद रखेंगे पेट्रोल के लिए पी फॉर पेट्रोल। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो लगभग 6 से 10 तक होता है, या 12 वगैरह लिख भी सकता है, कभी बुक में पूछ सकता है। तो ये रेंज याद रखिएगा 6 से 10, या 5 से 10 वगैरह भी कहीं लिखा मिलेगा। डीजल के लिए याद रखिएगा ज़्यादा होता है, लगभग 15 से 20। तो आपको कंप्रेशन रेशियो भी कभी पूछ दिया जाए इंजन के लिए तो आप इसको टिक करेंगे, डीजल का ज़्यादा होता है इसलिए वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। प्रेशर रेशियो जो होता है ना वो आपका कोई भी चीज़ क्या हुआ, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। आप याद रखिएगा सिंपली ये रेशियो हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का। यानी कभी कंप्रेस हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा अपॉन कम का प्रेशर जो है वो प्रेशर रेशियो कहलाता है। कंप्रेसर एफिशिएंसी ये कोई बहुत ये नहीं है जानने का चीज़, है ना। कंप्रेसर एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी आपका आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वहाँ से आपका कंप्रेसर एफिशिएंसी निकलता है डियर। खैर ये इंपॉर्टेंट था, हमको आपको बता दिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दी मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर, ये देखिए डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, 1-2 आता है। दी मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुके पहले भी। दी मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन ए रोटरी, देखिए रोटरी लिखा है, रेसिप्रोकेटिंग का ज़्यादा होता है, 300-400 बार होता है, लेकिन पूछा है रोटरी, रोटरी का कम होता है। रोटरी कंप्रेसर के बारे में आपको एक बात बता दें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो होता है ना डियर, रेसिप्रोकेटिंग, आरसी मतलब रेसिप्रोकेटिंग, वो क्या होता है तो प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एंड डिस्चार्ज जो होगा मतलब क्वांटिटी ये कम होगा। लेकिन यही रोटरी, अब पंप का भी बारे में, रोटरी कंप्रेसर, तो रोटरी कंप्रेसर में जो होता है याद रखिएगा प्रेशर पता है कम होता है, एंड डिस्चार्ज जो होता है ना, डिस्चार्ज मतलब जो एयर बाहर निकलेगा नहीं क्वांटिटी ये क्या होगा ज़्यादा होगा। देख रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज का ज़्यादा का बात करें और प्रेशर कम तो रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कब होगा जब डिस्चार्ज आपको कम चाहिए लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए एग्जिट के पास, तो आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो ये बात, तो यहाँ पे पूछा है रोटरी कंप्रेसर का मैक्सिमम, तो याद रखिएगा बहुत कम होता है, इसका ज़्यादा नहीं होता है, यानी 10 बार। एक बार आप जानते हैं कभी ऐसा पूछ दे कि एक बार बराबर कितना, तो याद रखेंगे एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, और पास्कल का मतलब होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना डियर। 1 ATM बराबर कितना, तो ये लगभग एक बार के बराबर है। एक बार लगभग ना 1.01325 बार होता है, ये एग्जैक्ट यदि बात करें ना 1 ATM में तो ये है, यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 बार ले लिया जाता है, 1.01325 क्या यानी 1 बार लगभग। तो खैर ये बात आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिला, याद रखिएगा 10 बार लगभग। रेसिप्रोकेटिंग का कभी पूछ देना तो उसमें ऑप्शन में रहेगा 300 बार ये सब, और उससे ऊपर को टिक करेंगे, अब रेसिप्रोकेटिंग रहेगा तब। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अनसेचुरेटेड एयर। देखिए अनसेचुरेटेड आ गया, अनसेचुरेटेड, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके प्रीवियस लेक्चर में, रिपीटेड है, देख रहे हैं कितना रिपीटेड भी होता है। फॉर अनसेचुरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज
देखिए अलग टाइप का बातें कुछ पूछा, लेकिन खैर बता चुके हैं। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कभी, आपको सेचुरेटेड भी पूछ दे, फॉर सेचुरेटेड एयर, ये यूनिट नंबर 4 का है। सेचुरेटेड एयर का मतलब होता है फाई बराबर 100%। ठीक है, फाई जो यहाँ पे है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का नोटेशन है फाई, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है डियर मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर अंडर सेचुरेशन कंडीशन, ऐसा होता है। परसेंटेज में इसको दिखाते हैं, यानी 100%। तो सेचुरेटेड एयर मतलब 100% रहेगा, यानी ऐसा एयर है ये ना जिसमें और भी वाटर वेपर का कंटेंट को मिक्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली हम लोग को बतलाता है ना कि कितना अमाउंट जो है और वाटर वेपर एयर में मिक्स हो सकता है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही वैल्यू से ये आपका प्रेडिक्शन हो पाता है, मतलब मौसम का भविष्यवाणी हो पाता है। हाँ भाई, आज शाम तक जो है ना पानी गिरेगा। अब देखे होंगे जिस दिन ज़्यादा आपको लगेगा ना चिपचिपा, गर्मी के दिनों में फील किए होंगे ऐसा कि एकदम अजीब टाइप का लग रहा है, घुटन टाइप का महसूस हो रहा है, बहुत चिपचिपा महसूस हो रहा है, तो आप पुराने लोगों से कहते हुए सुने होंगे कि हो सकता है शाम तक ना थोड़ा बहुत पानी गिर सकता है। क्योंकि ज़्यादा चिपचिपा लगने का मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया, एयर में वाटर वेपर ज़्यादा हो गया। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना मतलब एयर में वाटर वेपर ज़्यादा मिक्स हो गया, अरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर पानी गिरता है, क्योंकि भारी हो जाएगा, यानी कि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, वो कंडेंस होकर के वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में नीचे आता है। एक सिंपल भाषा में आपको बता दिया। तो फॉर सेचुरेटेड एयर 100% होता है। इस कंडीशन में जो है ना, याद रखिएगा डीबीटी का मतलब होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस समय आपका जो बल्ब होता है ना, नॉर्मल थर्मोमीटर का, जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का जो है वो बल्ब, जो सेंसिंग बल्ब होता है, जो टेम्परेचर रीड करता है, वो आपका किसी भीगा हुआ कपड़ा से या वेट क्लॉथ से या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं होता है, ड्राई होता है। जब बल्ब आपका ड्राई होगा तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना बाबू। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस कंडीशन में आपका बराबर होगा किसका, वेट बल्ब टेम्परेचर का। नाम से वेट, तो आपका अब बल्ब जो है ना वेट रहेगा, यानी कि भीगा हुआ कोई कपड़ा ढका हुआ रहेगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, इस तरह से। और बराबर जो होगा ना वो डीपीटी का मतलब होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DEW, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है डियर, तो आपका बराबर होगा, याद रखेंगे। लेकिन कब सेचुरेटेड रहेगा तब ये बराबर होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि ये बताइए अनसेचुरेटेड के लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा। अनसेचुरेटेड के लिए पूछा है डियर, तो हम थोड़ा और पढ़ लें। फॉर अनसेचुरेटेड, क्योंकि पूछा तो कुछ भी जा सकता है ना कभी भी। फॉर अनसेचुरेटेड एयर, तो अनसेचुरेटेड एयर का मतलब होता है फाई इज नॉट इक्वल टू 100%। यानी कि याद रखिएगा फाई जो है वो लेस देन 100%, क्योंकि ग्रेटर तो ऐसे नहीं होता है अनसेचुरेटेड का मतलब, है ना। तो फाई लेस देन, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा बड़ा होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर से सबसे जो छोटा होता है ना वो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। याद रहेगा क्या, सबसे जो छोटा होता है ना होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सबसे छोटा होता है अनसेचुरेटेड के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़िए, आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज, तो आप याद रखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेस देन किसके होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर से भी। यदि वेट बल्ब टेम्परेचर की जगह ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी लिखता ना तब भी इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होता। तो देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन कितना घुमा सकता है, कितना सारा क्वेश्चन राइज हो रहा है। तो खैर उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये 4 नंबर यूनिट का था, जहां पे आप लोगों को ना साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाए थे। तो एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक प्रॉपर्टी था। आगे बढ़िए, तो अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, फॉर समर एयर कंडीशनिंग, ये भी 4 नंबर यूनिट का है। फॉर समर एयर कंडीशनिंग, समर मतलब गर्मी के दिनों में समर एयर कंडीशनिंग, एक होता है ईयर राउंड एसी जो पूरा साल भर चलता है, एक होता है समर, एक होता है विंटर एसी भी होता है। फॉर समर एयर कंडीशनिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड नॉट लेस देन। अब देखिए एसी लगाने का मतलब होता है ना, एसी को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल, इट इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, ETC। तो हम इसी को बोलते हैं एयर कंडीशनिंग।
जब आप एक साथ कंट्रोल हो ना, वेलोसिटी भी कंट्रोल हो, टेम्परेचर भी कंट्रोल हो, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो, प्योरिटी भी कंट्रोल हो, और भी चीज़ें हैं, ये सब एक साथ कोई कंट्रोल कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे एसी है, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं है बाबू। तो एयर कंडीशनिंग के लिए एक ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। मान लीजिए हम एसी वाला कमरे में बैठे, तो क्या स्वेटर पहनना पड़ेगा? क्या आप कहेंगे नहीं सर, नॉर्मली जो रहता है घर में लोग गंजी वगैरह, मतलब नॉर्मली कपड़ा पे, नॉर्मल कपड़ा पे, तो उस तरह हम लोग रहेंगे, तब कहेंगे एसी में रह रहे हैं। नहीं ठंडा लगना चाहिए, नहीं गर्मी लगना चाहिए, एकदम बढ़िया मौसम, बढ़िया फील होना चाहिए, कंफर्टनेस फील होना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, तभी हम कहेंगे एसी में है कि नहीं है। तो क्या ह्यूमिडिटी जीरो होगा क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप कहेंगे नहीं, जीरो नहीं होगा। 100% होगा क्या? नहीं, 100% होगा तो बहुत चिपचिपा लगेगा। और यदि कम भी होगा तब आपको फिर जैसे ठंडे के दिनों में लगता है ना, जो आप वैसलीन वगैरह लगाते हैं, मतलब कि पूरा स्किन फटने लगेगा, अरे ह्यूमिडिटी कम है, तब ऐसा होता है। ठंडे के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है। ठंडा लगना, ह्यूमिडिटी, ठंडा ठंडा हवा बहना और ह्यूमिडिटी दोनों में फ़र्क है ना। तो ह्यूमिडिटी कम होता है ठंडे दिनों में, गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी बढ़ता है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर में जो भी वाटर होता है ग्राउंड में, वो वेपर बन करके ऊपर उठता है और एयर में जाके मिक्स होता है। तो वाटर का वेपर जितना ज़्यादा एयर में रहेगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा, ठंडे में कम होता है, इसलिए वैसलीन वगैरह लगाते हैं, ऑयल वगैरह पूरा बॉडी में लगाते हैं। गर्मी में वैसलीन कोई नहीं लगाता डियर, वो तो अपने स्किन चिपचिपा रहता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा में आपको चिपचिपा लगेगा, कम होगा तो रूखा रूखा स्किन लगेगा। बिल्कुल सही समझना है आपका डियर, कम और ज़्यादा नहीं। क्या होना चाहिए, यानी उसी को कहेंगे एसी। एसी के लिए मतलब एयर कंडीशनिंग सिस्टम यदि रहेगा तो एक मॉडरेट लेवल पे रहेगा, जिसमें ह्यूमन को कंफर्ट फील होगा। तो वो जो है ना, वो लगभग आपका 55-60 है। तो फाई का वैल्यू को याद रखिएगा, ह्यूमन कंफर्टनेस के लिए लगभग 55% टू लगभग 60% इस तरह का है कहानी फॉर ह्यूमन कंफर्ट। फॉर ह्यूमन कंफर्ट डियर, है ना। तो ये अब यहाँ पे जरा देखिए, यानी ह्यूमन कंफर्ट एसी कौन लगाए, वही ना। तो कितना होगा, 90% तो नहीं, शुड नॉट बी लेस देन लिखा है, अच्छा लेस, कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपका 40 से कम भी नहीं ना, 55 से 60 के बीच में, 40 से कम भी नहीं, 75 से कम भी नहीं, 90 से कम भी नहीं। तो एक इसका सबसे बेहतर ऑप्शन ना 60 वाला लग रहा है, 60 लगभग होना चाहिए। अब देखिए आप कहेंगे 60 से कम भी नहीं सर, 55 से 60, एक हम रेंज बता दिए, कभी रेंज पूछ दे तो लगभग ये होना ही चाहिए, 55-60 ही रहता है बुक में ऐसा। तो खैर आप इसको 60 को टिक करें, मतलब 60 से कम भी नहीं, क्या मतलब 60 ही। एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं है ऑप्शन इसका, लेकिन ठीक है। आप 75 से कम में तो भाई 71-72 भी आ जाएगा, है कि नहीं है। तो वो तो नहीं होगा, यानी कि 60। तो 60 को आप टिक करें, इसका 8वां का सी नंबर ऑप्शन होगा, 60% लगभग। चलते 9 नंबर क्वेश्चन में, टोटल 10 क्वेश्चन है। द गैस टर्बाइन साइकिल विद रीजनरेटर इंप्रूव से, देखिए क्या लिखा, रीजनरेटर। एक बार पूछा था कि रीहीटिंग इंप्रूव, रीहीटिंग का बात किया था, लेकिन इसमें पूछा रीजनरेटर इंप्रूव, क्योंकि आपको ना पढ़ाए थे इस चैप्टर में कि आपका तीन मेथड पढ़ाए थे, एक रीजनरेटर, रीहीटिंग, इंटरकूलिंग। ये तीनों तरीका का आप देख लेंगे, तीनों तरीका बताए थे जिसमें आपका इंप्रूवमेंट होता है एफिशिएंसी वगैरह में या फिर वर्क वगैरह में, टरबाइन वर्क में। तो ये आपको बताए थे हम यहाँ पे। तो रीजनरेटर इंप्रूव क्या करता है, तो याद रखिएगा रीजनरेटर जो है ना, वो एक्चुअली में इसका ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन रीहीटिंग होता है ना तो वर्क रेशियो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। वर्क रेशियो यदि आपका क्वेश्चन बैंक में दिया होगा तो गलत दिया होगा, आप याद रखेंगे थर्मल एफिशिएंसी। अब देखिए कैसे वो समझिए, रीजनरेटर में कहानी कुछ ऐसा है ना, हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुके हैं थोड़ा सा शायद। देखिए मान लीजिए यहाँ नीचे बता दें, यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ खाली यहाँ बता दे रहे हैं, इसी को बाबू यहाँ बता दे रहे हैं नीचे में, है ना, नीचे में। तो ये देखिए क्या हो रहा है, या फिर रुक जाइए, चलिए थोड़ा हम यहीं पे अब बता दें बगल में ही रीजनरेटर के बारे में। देखिए क्या होता है, एक आपका क्या रहता है, तो आप कहेंगे कंप्रेसर रहता है, इधर से ये रहा, मान लीजिए ओपन बनाए तो। और फिर क्या होगा, अगला कंबसन चैम्बर होता है,
फिर क्या होता है, टरबाइन होता है, यही होता है ना, बेसिक बातें यही है। अब देखिए क्या होता है, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकला, ये क्या होगा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट यहाँ पे क्या करता है, एयर इन करता है। तो और इसमें क्या सप्लाई करते हैं हम लोग, फ्यूल। फ्यूल सप्लाई करते हैं, ये बात पता होगा, कंबसन चैम्बर है। तो एग्जॉस्ट जो होता है ना, ये एग्जॉस्ट को बाहर एटमॉस्फेयर में न करके देखिए क्या कर लिया जाता है, इस तरह से कनेक्टिविटी किया जाता है और एक स्पेशल टाइप का हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है इसके बीच में। ये एक हीट एक्सचेंजर है, ये चीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जॉस्ट देखिए, अब फाइनल एग्जॉस्ट यहाँ से होगा, देख रहे कहाँ से हो रहा है, फाइनल एग्जॉस्ट होगा। अब फाइनल एग्जॉस्ट जब वहाँ से हो रहा है तो क्या एग्जॉस्ट के पास टेम्परेचर भी होगा ना, तो ये अपना जो हीट है ना, अपना जो हीट है वो दे देता है। देखिए इसको दे दिया, अब इसको दे दिया तो फ्यूल सप्लाई क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा या नहीं। आप कहेंगे हाँ सर कम हो जाएगा, क्योंकि कंबसन चैम्बर में फ्यूल कम देना पड़ेगा या, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जॉस्ट से हीटअप हो चुका है। अब हीटअप होने के बाद अगला जा रहा है आपका कंबसन चैम्बर में डियर, एग्जॉस्ट वाला लाइन से हीट हो गया ना, ये वाला लाइन जो कंप्रेसर से बाहर निकल रहा था, यानी कंबसन चैम्बर में जाने से पहले, कंबसन चैम्बर में जाने से पहले जो एयर है वो आपका हीटअप हो गया, यानी कि एयर आपका गर्म हो गया बाय यूजिंग एग्जॉस्ट गैस, बाय यूजिंग एग्जॉस्ट गैस। देख रहे हैं ये हो रहा है रीजनरेशन में, यही है। तो इस कंडीशन में आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर, बता चुके हैं, यानी आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट में क्या होगा, क्यू सप्लाई, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई क्या हो रहा है डियर, आप कहेंगे कम हो रहा है सर। तो हीट सप्लाई कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। हीट सप्लाई कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ये बहुत अच्छा मेथड है। हीट सप्लाई कम होगा तो एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हीट सप्लाई कैसे कम हुआ, क्योंकि एयर जो कंबसन चैम्बर में आ रहा है वो ऑलरेडी गर्म होकर के आ रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंबसन चैम्बर में इंटरनल एनर्जी ही हम लोग बढ़ाते हैं। अब इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी बढ़ा हुआ आ रहा है, कैसे बढ़ा, तो आप कहेंगे एग्जॉस्ट गैस हीट अपना दिया और फिर उसके बाद फाइनल एग्जॉस्ट हुआ। उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे, जो पढ़े होंगे ना वो समझ पा रहे होंगे बात को ज़्यादा। तो थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, वर्क रेशियो को टिक नहीं करेंगे। अब वर्क रेशियो दिया हुआ है शायद क्वेश्चन बैंक में, तो गलत ऑप्शन है, थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव होगा इसका, ठीक है। पावर भी इंप्रूव होता है ऐसे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट होगा 9 नंबर का। चलते क्वेश्चन नंबर 10 में, ये भी आपका थर्ड नंबर यूनिट का है, दोनों 9 और 10 थर्ड का है। इन ए क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, देखिए लिखा है क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, ये सबसे पहले चलता किस पे है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रेटॉन साइकिल, हम आपको बता चुके हैं एक साइकिल, बहुत सारा साइकिल, तो एक ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल में दो जो होता है वो आइसोबारिक होता है एंड दो जो होता है आइसेंट्रोपिक होता है, ये भी बात बताए हैं, आइसेंट्रोपिक होता है, कहीं पूछ दिया जाए तो, यानी 4 प्रोसेस। तो ब्रेटॉन साइकिल में कंप्रेशन कैसे होता है, तो बाबू आपको बता दें कि दो जो आइसेंट्रोपिक होता है ना, यही दो आइसेंट्रोपिक में आपका क्या क्या होता है, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। याद रखेंगे कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों आइसेंट्रोपिकली होता है। यानी आप कहेंगे सर यहाँ पूछा इस क्वेश्चन में कि कंप्रेशन कैसे होता है, इसका मतलब कंप्रेशन कैसे होता है, आइसेंट्रोपिकली, यानी हम बी नंबर ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। कंप्रेशन कैसे होता है, तो आइसेंट्रोपिकली होता है, ये जूम किया गया आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिक मतलब पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। गामा का वैल्यू हवा के लिए कभी पूछ दिया जाए तो आप टिक लगाएंगे 1.4। गामा जो होता है ना वो CP/CV होता है, स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। CP का वैल्यू एयर के लिए 1.005 होता है डियर, और CV का वैल्यू होता है 0.718, ये भी होता है किलो जूल पर केजी केल्विन में, और ये भी होता है किलो जूल पर केजी केल्विन में, यानी कि गामा आपका यूनिट लेस होगा। आइसेंट्रोपिकली टिक लगाएंगे। हाँ कभी पूछ दिया जाए ना कि कब मिनिमम वर्क, ऐसा क्वेश्चन 2015 में पूछा था, कब मिनिमम वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर को चलाने के लिए, तो याद रखेंगे आइसोथर्मली यदि आप कंप्रेस करेंगे तब मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, जब आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे आप। लेकिन आइसोथर्मली कंप्रेस करना जो है ना वो सिर्फ सोचने वाला बात है, वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आइसेंट्रोपिकली भी नहीं किया जाता है एक्चुअली में,
एक्चुअली में जो कंप्रेसर में किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका पॉलीट्रॉपिकली कंप्रेशन। पॉलीट्रॉपिकली वो सबसे बेहतर है, पॉलीट्रॉपिकली। आइसोथर्मली तो अचीव ही करना मुश्किल है। हम आपको लेक्चर में ये सब पढ़ाया जब रहे थे बता दिए थे। खैर यहाँ पे जितना बात आ रहा है अगल बगल से हम सारे बातें डिस्कस आपसे कर रहे हैं। मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट क्या, इसके अगला वाला क्वेश्चन हम लोग सीरीज डिस्कस करेंगे 2016 के बाद। 17-18 का जो भी होगा वो सब डिस्कस करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछा होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट का इंतजार रहता है कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। आप दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर किया करिए ताकि आपके दोस्त भी बेनिफिट ले सकें। डियर आप चैनल पे हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में, तब तक आप बहुत खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, एकदम जरा भी चिंता ना करें, एग्जाम बेहतर होगा। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।